आज हमारे ग्वालियर की नगर की बैठक में हमें मार्गदर्शन देने के लिए मुख्य रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का मान बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश की 93 पिछड़ी जातियों को सम्मान दिलाने वाले हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी, मीटिंग में उपस्थित मेरे भाई प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र राठौर जी, नितिन जी, कुंदन सोनी जी, हमारी नेता बबीता जी, प्रीति डावी जी और उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, निश्चित तौर पर ये सबको पता है कि देश का मान बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। पिछले 5 साल में उन्होंने बहुत काम किए और दूसरा कार्य जब उनका आरंभ हुआ दूसरे 5 साल का 20 का 1 साल में उन्होंने इतने ऐतिहासिक काम किए हैं जिसको देश 70 साल में नहीं कर पाया, उन्होंने 1 साल में करके दिखाया है। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो मंदिर निर्माण से संबंधित कोर्ट की प्रक्रिया हो, सबको उन्होंने 1 साल का सरकार दूसरे कार्यकाल की सरकार बनते ही 2-3 महीने में ही करके दिखाया है। बंधुओं, इससे ये हमें समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है वो आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति की सरकार है। 140 करोड़ भारतीयों की सरकार है और उसी को मन में लेकर वो कार्य करती है। जाति, धर्म, संप्रदाय भाव से ऊपर उठकर कार्य करने वाली कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार है। बंधुओं, उन्होंने पिछले जो कार्यकाल था उनका 5 साल में हमारे ओबीसी वर्ग के लिए इतना ऐतिहासिक काम किया है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा देकर उन्होंने पिछड़े वर्ग की देश की सारी जातियों का मान बढ़ाया है और उन्होंने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि अगर देश के पिछड़े वर्ग, अति वंचित लोगों की अगर कोई चिंता कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर सकती है। केंद्रीय सरकार द्वारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया उसका आशय यह होता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो भी निर्णय लेगा उसको कानून बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कराने का कार्य केंद्र की सरकार करेगी। मतलब हमारे पिछड़े वर्ग का जो आयोग है उसको ये अधिकार है कि पिछड़े वर्ग के हित के लिए जो भी वो कार्य करेंगे वो पूरे देश में लागू होंगे। बंधुओं, ये छोटी बात नहीं है। ये प्रयास पिछले 70 साल से चल रहा था लेकिन किसी सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का, इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास नहीं किया। मेरा कहने का आशय यह है कि हम सब की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जो 93 पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, तो मेरा सबसे आग्रह है कि हमें अपनी अपनी जातियों में जाकर यह मैसेज देना पड़ेगा कि अगर आपकी चिंता कर सकता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। हमें ये उनको बताना पड़ेगा कि देश की अगर कोई चिंता कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। देश किसी के हाथ में सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। इसलिए हम सबको अपने समाजों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमें ये लगता है कि हम देश के हित में कुछ अपना एक योगदान दे सकते हैं। हम सबको देश भावना से, समाज भावना से कार्य करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारी भी समाज में पहचान बनेगी, समाज हमें नेता के रूप में स्वीकार करेगा। हमें उसके लिए सतत लगे रहने की आवश्यकता है। बंधुओं, ये जो केंद्र की सरकार है, ये इसका ध्येय है दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की चिंता करने का, उसको करने का कार्य कर रही है। पिछले कार्यकाल में उन्होंने इतने ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे वो गरीब की आंसू पहुंचने का काम हो और छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से इतना समाज को ऊपर उठाने का प्रयास किया है जो पॉसिबल नहीं था। बंधुओं, मैं पिछले कई मीटिंगों में शामिल हुआ,
हर व्यक्ति के मुंह से एक बात सुनने को मिलती थी कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी तो उसके प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूं तो वो सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। हमारी सरकार ने अगर 100 रुपए भेजे हैं तो 100 रुपए उसके खाते में पहुंचते हैं। इतनी पारदर्शिता के साथ काम करने वाली कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यही हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे लिए राजनीति निश्चित तौर पर समाज सेवा का माध्यम है और उसी भाव से हम सब लोग कार्यकर्ता काम करते हैं। बंधुओं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अभी कुछ दिनों बाद हमारे प्रदेश में 24 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। उसमें भी हमारी भूमिका महत्वपूर्ण रहे, हमारी भागीदारी उसमें रहे, ऐसा पिछड़े वर्ग के सभी बंधुओं को प्रयास करना पड़ेगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के दौरे पूरे 24 विधानसभा में बनेंगे तो हम सबको उनके नेतृत्व में इस पूरे कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। हमें पार्टी में ये मैसेज देना पड़ेगा कि अगर कोई 24 में से 24 विधानसभा हम जीत रहे हैं तो उसमें पिछड़े वर्ग का योगदान जो हमारी संख्या है उतना है। सब लोग मानते हैं कि 55% संख्या में है। अगर हमारा 55% योगदान किसी प्रत्याशी के लिए नहीं होगा तो वो प्रत्याशी नहीं जीत सकता। ये मैसेज देने का काम भी हमको करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें माननीय भगत सिंह कुशवाहा जैसे प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं जो 24x7 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले व्यक्ति हैं और उनके कार्यकर्ता भाव कर देखकर, उनकी आत्मीयता को देखकर मुझे लगता है कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बंधुओं, हर आदमी घर परिवार से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने घर की न परिवार की न चिंता करके पार्टी की चिंता करना, समाज की चिंता करना, ये हमें अगर कहीं सीखने को देखने को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने मध्य प्रदेश का दौरा कम से कम 3 से 4 बार प्रत्येक विधानसभा का जाके कर लिया है। ये ऐतिहासिक बात है। आज तक किसी भी पिछड़े वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष या प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने एक बार भी पूरे प्रदेश का दौरा नहीं किया होगा, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी ने ये मान भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पिछड़े वर्ग का बढ़ाया है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमको उनके आदेशों का अच्छा से पालन करना है और जो दिशा निर्देश पार्टी हमें देगी उसका आगे भी हम पालन करते रहेंगे। इतना ही निवेदन मुझे आज करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी। अभी मैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपना संबोधन दें हम सभी। आज के इस ग्वालियर महानगर की महत्वपूर्ण लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष, जिनका हमको मार्गदर्शन मिलना है, ऐसे हमारे आदरणीय और सम्माननीय। आवाज आ रही नितिन जी? नितिन जी आवाज आ रही? जी भाई साहब, आ रही है आपकी आवाज क्लियर है। सुरेंद्र जी भाई साहब को मार्गदर्शन होना है। जी भाई साहब। हम सबके नेता अरे आप करिए भाई साहब, हमारे सुरेंद्र राठौर जी, अभी जिनका सफल संचालन हुआ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष, ग्वालियर संभाग के प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह जी गुजर जी, साथ में उपस्थित है मेरे प्रदेश के पदाधिकारी जी, नितिन जी, मेरे प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य बहन बबीता सेन जी, प्रीति डाबी जी, उपस्थित मेरे केरवाल समाज के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री बाबू सिंह जी लोधी केरवाल, साथ में मेरे महामंत्री राजू गुजर जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ओम सोनी जी। अब इसके अलावा कोई दिख नहीं रहा है भाई। ऐसे मेरे सभी सम्मानी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने वाले ऐसे सभी नेतागणों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं।
नंदू, आज एक कार्यक्रम था रायसेन में। रायसेन से फिर मंडीदीप, और मंडीदीप से फिर मैं भागा भागा आया। वहां पर कई लोगों ने रोका, उन्होंने बताया कि नहीं भाई, हमारी आज महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें हमको जाना है, वहाँ रहना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही स्पीड से दौड़ा दौड़ा आया। तो अभी आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जुड़ा। अब सब लोग आप यहाँ उपस्थित हुए, बहुत अच्छा लगा कि सब व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। मैंने कहा कि पता नहीं मैं लेट हो गया, मैं शायद टाइम से पहुंचूंगा कि नहीं। बच्चों ने यहाँ कनेक्ट कर दिया था लैपटॉप, तो सबको धन्यवाद। अभी हम ये जो समाज प्रमुखों की वीडियो कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, और उसी निमित्त यहाँ भी करने की योजना बनी। अब चूंकि ठीक है, कहीं सक्रियता रहती है, कहीं कम रहती है, कहीं ज्यादा रहती है। कुछ पार्टी के नेता हमारे मोर्चा के, जिले के, उनके दिमाग में ये भी रहता है कि भाई अब पार्टी ने काम दिया था, 3 साल हो गया, और क्या संगठन का 3 साल का कार्यकाल होता है, तो पूरा हो गया अपना, अब क्या है, अब जरूरत क्या है, हो गया काम भाई, अब ज्यादा करेंगे तो कुछ मिलना तो है नहीं। और ये ध्यान शायद उनको नहीं रहता होगा कि जब किया था 3 साल में तब भी कुछ नहीं मिला यार, कभी ऐसी बात आज सोचते हैं तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है कि जब तक उस स्थान पर नया नहीं बन जाता, तब तक वो फिर कल कितना ही समय हो जाए, तब तक उसको काम करना पड़ता है। और उस व्यवस्था के द्वारा हम सबको सब जुड़े कर ये काम करना चाहिए, चूंकि पार्टी आप हम सब कार्यकर्ताओं से मिलकर बनी हुई पार्टी है। पुराना इतिहास उठा के देखेंगे तो अभी माननीय अभी सुरेंद्र जी भाई साहब हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो आज के इस मार्गदर्शन में चिंता की बात नहीं है सुरेंद्र जी भाई साहब। ये जो यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब चैनल पे ये नहीं पता चलता कि कितने लोग जुड़े हैं, बस यूट्यूब चैनल पे ये चलता है कि मार्गदर्शन कौन दे रहा है और संचालन कौन कर रहा है। तो उसमें जो है अपना जो यूट्यूब चैनल है, उस पर आपका पूरा वीडियो आपका भाषण के साथ आएगा और पूरा देश देखेगा उसको। तो आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर ये समझ के मतलब बोलिएगा कि आपके सामने पूरे 100 से ऊपर लोग हैं और आप पूरे सब समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे राजेंद्र श्रीवास जी भी जुड़े हुए हैं, कार्य समिति सदस्य। बस मेरा सभी लोगों से आग्रह कि जैसा अभी जितेंद्र जी भाई साहब ने बताया संचालन में, हमारी ताकत जो है वो बंद मुट्ठी जिसको कहते हैं लाख की, तो ऐसे वाकई में मध्य प्रदेश के अंदर हमारी 52% जो आबादी जिसका नेतृत्व हम सब कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो ताकत जो है वो मजबूती के साथ में दिखना चाहिए। अब मैं अगर कभी कुछ इस कार्य को कर रहा हूँ या इधर दौड़ भाग इतना करता हूँ, तो उसके पीछे का है ध्येय, उसके पीछे का लक्ष्य एक ही है कि ओबीसी वर्ग का उत्थान, पिछड़ा वर्ग का सम्मान, आप लोगों का मान सम्मान जो है वो लगातार बढ़े। और उसको लेकर कहां कहां तक किस स्तर पर जाकर हमको काम करना पड़ता है, ये अपने प्रदेश के पदाधिकारी स्वयं देखने के लिए मौजूद हैं। और भोपाल में भी किस प्रकार से हम मैनेज करते हैं, जितेंद्र सिंह जी भाई साहब तो आते हैं और देखते हैं, सुरेंद्र जी भाई साहब भी आए हैं और देखा उन्होंने कि किस प्रकार से कितना लोगों को मैनेज करना, किस प्रकार से कार्य करना। उन सबके पीछे का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय कि आप लोगों का सबका मान सम्मान, आप लोगों के सबकी जो है लगातार उन्नति हो, आप लोगों की वजनदारी बढ़े, आपको ताकत मिले। इस सब के लिए मैं ये सब कार्य करता हूँ। तो मैं कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चूंकि क्योंकि अभी आज मोर्चा के अपने अपने लोग ही जुड़े हैं, बाबू सिंह जी भी सब अपने ही लोग हैं सारे। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि आप भी इस मजबूती को बना के रखें। पार्टी संगठन में हम सब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के हैं। गुजर समाज के हमारे नेता हैं जितेंद्र सिंह जी, तो भाई साहब राठौर समाज के हैं, तो ओम सोनी जी सोनी समाज के हैं, तो बबीता जी सेन समाज की हैं, श्रीवास जी भी सेन समाज के, तो राजू जी हैं गुजर जी। सभी कहीं ना कहीं हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज के मजबूत लोग हैं। और आज जो कम संख्या है उसके लिए चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जहाँ कम है वहाँ हम है, ये शुरू से कहते आए हैं। और जहाँ हम है वहाँ दम है। इसलिए आज हम सबका मार्गदर्शन करने वाले ऐसे हमारे मजबूत और दमदार नेता श्री सुरेंद्र राठौर जी से मैं आग्रह करूंगा कि ग्वालियर जिले की इस समाज प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय सुरेंद्र भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना संबोधन हमें प्रदान करें। आज की समाज प्रमुखों की
पिछड़ा वर्ग मोर्चा में के द्वारा बैठक आयोजित है। आज के दिन हमको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी के 1 वर्ष दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 1 वर्ष की उपलब्धियों के विषय में जानकारी देना है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। वो ऐसे अध्यक्ष हैं कि जिन्होंने पिछड़ा वर्ग मोर्चा को एक नई दिशा दी है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग मोर्चा को एक नई गति दी है, एक नया आयाम दिया है और अन्य मोर्चों की तुलना में पिछड़ा वर्ग मोर्चा को अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने का कार्य यदि किया है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा जी के द्वारा किया गया है। आज की बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी समाजों के प्रमुख, आप सब यहाँ पर इसलिए हैं कि आपने अपनी अपनी समाजों में, अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठतम कार्य प्रमाणित किए हैं, प्रतिपादित किए हैं। इसलिए हम सब आज एक बैठक में एक साथ मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन आप सभी जानते भी हैं कि माननीय मोदी जी ने 1 वर्ष के कार्यकाल में ऐसे कार्य किए हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुए। उन्होंने हिंदुस्तान को एक नया जन्म दिया, भारत को एक नया जन्म दिया, नए भारत का उदय हुआ है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। माननीय मोदी जी ने हमारे देश के लिए ऐसी ऐसी कठोर निर्णयों को प्रतिपादित किया है जिससे कि हमारे देश का इतिहास परिवर्तित हो गया है। हम सब जानते हैं, आपने जब कभी संकल्प किया होगा, पंडित जी जब संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते और अन्य अन्य जो स्थान का नाम है वो लेते हैं। तो कहने का आशय ये कि हमारा जो क्षेत्र है, हम जहां पे रहते हैं वो जम्बू द्वीप है। पहले जम्बू द्वीप हुआ करता था और भारत खंड, भारतवर्ष उसका एक खंड हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। पिछले 2500 वर्षों के अंदर हमारे भारत खंड के, भारत के 24 टुकड़े हो गए, 24 बार विभाजन हुआ, चाहे वो कंबोडिया हो, मलेशिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो और बर्मा हो। इस टाइप से 24 टुकड़े हमारे देश से विखंडित हुए। जो अखंड भारत हमारा था, भारतवर्ष, भारत खंड जो कहलाया जाता था, किन्हीं कारणों से 2500 वर्षों में हम कटते गए, हमारा सीमा का क्षेत्र सिकुड़ता गया, हमारी सीमा रेखाएं छोटी होती गई। सन 1947 में हमारे देश का एक और विभाजन हुआ। हमारे देश का विभाजन जो हुआ हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ। उस समय हिंदू जो हिंदुस्तान में रहते थे वो हिंदुस्तान में रहने लगे, भारतवर्ष में रहते थे, भारतवर्ष में रह रहे हैं, और जिन्हें पाकिस्तान में जाना था, मुस्लिम रहते थे, मुस्लिम बंधु थे, वो पाकिस्तान चले गए। इस प्रकार धर्म के आधार पर जब देशों का बंटवारा हो गया तो उसके पश्चात हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का जो शासन था पूर्व में, उन्होंने ऐसे बीज बोए कि हमारा देश हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बंट गया।
उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के विपक्षी दलों ने कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया। कश्मीर में धारा 370 लगाई गई और ये बोला गया कि ये अस्थायी रूप से है, आगे चल के इसे समाप्त कर दिया जाएगा। धारा 370 के अंतर्गत कोई भी वहां का निवासी जो है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि किसी दूसरे राज्य में हिंदुस्तान के अंदर यदि विवाह करता है तो उसकी वहां की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाला व्यक्ति है उसको वहां पे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और यदि वो व्यक्ति पाकिस्तान से के महिला से या पुरुष से शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, तो उसे वहां की कश्मीर की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से विसंगतिपूर्ण संविधान वहां का था। हमारे देश के अंदर 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान हुआ करते थे। कश्मीर में यही विडंबना थी। हमारे देश के जो कर्णधार थे, जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया, उन्होंने इस देश में कैंसर के नासूर के रूप में धारा 370 को हमारे बीच में छोड़ा। लेकिन धन्य हो इस भारत माँ के उस लाल का, माननीय नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने धारा 370 को समाप्त किया। कश्मीर के अंदर वहां के लोग कहा करते थे, अलगाववादी नेता कहा करते थे कि यदि कश्मीर को अलग किया गया, धारा 370 समाप्त की गई, तो वहां पे कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा, वहां कत्लेआम हो जाएगा, वहां खून की नदियां बहेंगी। इस प्रकार की बात वो लोग करते थे। लेकिन धारा 370 समाप्त होने के बाद आज पूरी अमन और चैन और शांति के साथ में कश्मीर रह रहा है। आप सब जानते हैं कि 1990 के अंदर कश्मीर से हमारे हिंदुओं को भगाया गया, वहां के पंडितों को भगाया गया। 4-5 लाख शरणार्थी बन के आज हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। उनको पुनः स्थापित करने के लिए आज उनके मार्ग प्रशस्त हैं। माननीय मोदी जी ने उनकी चिंता की, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए वहां पे व्यवस्था की है। तो कहने का आशय ये कि धारा 370 हमारे देश के लिए एक ऐसा नासूर था कि जो देश को एक विभाजन की ओर और अग्रसर कर रहा था। जहां जहां पर हमारे देश के अंदर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर पृथक राष्ट्र की मांग उठने लगी है। चाहे बांग्लादेश के अंदर, चाहे बांग्लादेश बोल रहा हूं मैं, इधर का वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की स्थिति हो, चाहे केरल की स्थिति हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की स्थिति हो, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर पृथक राज्य की मांग उठने लगी है। तो कहने का ये आशय कि इस देश को और टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है और उसमें सहभागी हैं हमारे देश के लोग, हमारे देश के जो गद्दार हैं, देश के रणनीतिकार जो हैं, जिन्होंने इस देश का संचालन किया है। उन्होंने इस देश को बांटने का प्रयास किया, इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए उसी हिसाब से चल रहे हैं कि जो पाकिस्तान चाहता था। पाकिस्तान के इशारे पे काम करने वाले लोग हमारे देश में जब स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तब वो आवाज उठाते हैं कि वो इसका प्रमाण दो। जेएनयू के अंदर जब जेएनयू में भारत टेढ़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए जाते हैं, तो उनको संरक्षण देने वाली ये कांग्रेस हमारे देश को पता नहीं किस दिशा की ओर ले जा रही है। हमारे देश के अंदर इस प्रकार के काम किए कि जिसके कारण आज धारा 370 समाप्त हुई। इसके पश्चात 3 तलाक का मामला आया। हमारी मुस्लिम बहनें एक उपभोग की वस्तु थी, एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, एक गुलाम की तरह उनके साथ व्यवहार हुआ करता था। छोटी छोटी बात के ऊपर तलाक हुआ जाया करता था। उनको किसी दिन सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो उस बात पे तलाक हो जाता था, सब्जी किसी दिन जल गई तो उस बात पे तलाक हो जाया करता था, किसी दिन लेट सोकर उठे उस बात पे तलाक हो जाया करता था। इस प्रकार से केवल उनको पर्दे में रखकर उनका शोषण किया जाता था, उनके साथ अत्याचार होते थे, उनके साथ अन्याय होता था, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पाती थी। किंतु माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक की उस व्यवस्था को भी समाप्त किया और नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया, एक ठोस कदम उठाया, जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। आज महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 3 तलाक समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को जो
ताकत मिली है, निश्चित ही वो सराहनीय है। आज मुस्लिम महिलाएं स्वच्छंद वातावरण में रह सकती हैं, वो पर्दा प्रथा को समाप्त कर सकती हैं। यदि उनको तलाक दिया गया तो उसके खिलाफ देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा। इस प्रकार की बात माननीय मोदी जी ने की, 3 तलाक को समाप्त करने की बात हुई। इसके पश्चात राम जन्मभूमि का मामला था। 400 वर्षों के साथ में 400 वर्षों से उस राम मंदिर की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अनेकों आंदोलन हुए, सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवाए, अनेकों राजाओं ने आक्रमण किए, अनेकों राजा बलि चढ़ गए, लेकिन वह राम जन्मभूमि का विवाद निपटारा नहीं हुआ। किंतु माननीय नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहल करने के कारण, प्रतिदिन सुनवाई होने के कारण माननीय राम जन्मभूमि का मामला भी हमारे पक्ष में आया। राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण की तिथि निश्चित हुई और राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। तो कहने का आशय ये, जो 400 वर्ष से हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे ऊपर एक बेदाग काला बदनमा दाग था राम जन्मभूमि का, कि हम हमारे आराध्य, हमारे भगवान, हमारे श्री राम के दर्शन के लिए हम दर्शन नहीं कर पाते थे, उनकी पूजा अर्चना नहीं कर पाते थे। इसलिए आज हम उस दाग से, उस धब्बे से भी हम आज मुक्त हुए हैं। इसके बाद CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह भी लाया गया माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। CAA के आने के कारण, CAA के आने से केवल जो हमारे देश में शरणार्थी रह रहे हैं, जो 2014 के पूर्व हिंदुस्तान में हमारे आके रह रहे हैं, केवल उनको नागरिकता देने का विषय है। नागरिकता किसी की लेने का विषय नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने अन्य दलों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से एक जबरदस्त आंदोलन तैयार किया, फर्जी आंदोलन जिसको हम बोलते हैं, जिसका कोई आधार नहीं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं, जिसको कोई सुनने वाला नहीं। ऐसा आंदोलन चला CAA के विरोध में कि वो हमारे देश से मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा, उनको शरणार्थी कैंप में भेज दिया जाएगा, डिटेक्शन सेंटर में रखा जाएगा। इस प्रकार की अनर्गल बातें हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोगों के द्वारा, विरोधी दलों के द्वारा उड़ाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप CAA का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के तहत दंगे हुए, जिसके जवाबदार विपक्षी दल हैं। तो कहने का आशय ये कि CAA जो है हिंदुस्तान में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, पारसी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जो आज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में संख्या में कम हो गए। जब हमारा देश आजाद हुआ था, बांग्लादेश के अंदर 13% हिंदू थे, आज वो 0 की स्थिति में पहुंच गए। पाकिस्तान के अंदर 23% हिंदू था, आज वहां पे 6% हिंदू हो गया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान था उस समय, तो उससे कई गुना ज्यादा हो गया। तो कहने का आशय, हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम सुरक्षित है, मुस्लिमों को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भ्रम का वातावरण पैदा किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता खतरे में है और उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा। इस प्रकार के वातावरण को दूर किया माननीय मोदी जी ने और लोगों में विश्वास जागृत किया। इसके साथ में अब कोरोना की स्थिति आई। कोरोना की वैश्विक महामारी में माननीय मोदी जी ने एक राष्ट्रीय नए वैश्विक नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है, उभर के आए हैं। वे एक ऐसे वैश्विक नेता हैं जो आज संपूर्ण विश्व को स्वीकार्य हैं। उन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदुस्तान की जो छवि बनाई, हिंदुस्तान का जो नेतृत्व किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है। आज हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज हिंदुस्तान उन राष्ट्रों की गिनती में आ गया है